Students, today we will discuss the topic bond parameters. So what is the meaning of bond parameters? This is simply, I can say, these are the parameters which are related to the covalent bond. ठीक है? So what is the meaning of bond parameters? It is simply the parameters related to a particular covalent bond. किसी भी कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, दीज आर कलेक्टिवली सेट टू बी द बॉन्ड पैरामीटर्स. सो इसमें जो हमें स्टडी करने हैं, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर. सेकेंड पैरामीटर इज बॉन्ड एंगल. थर्ड पैरामीटर दैट वी विल स्टडी इज बॉन्ड लेंथ. And student, the fourth parameter is bond dissociation enthalpy. This is also referred as bond energy. So parameters आपको अच्छी तरह हैं, वो डाटा जो एक पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड के साथ रिलेटेड होते हैं, वो डाटा हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं. एंड वी हैव टू स्टडी कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं. और फाइनली बेटा हमें ये भी स्टडी करना है कि पर्टिकुलर जैसे बॉन्ड ऑर्डर है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर और अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमें स्टडी करने हैं. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरामीटर दैट इज बॉन्ड ऑर्डर. Bond order. This is written as BO. So bond order का बेटा मीनिंग क्या होता है? It is simply the number of covalent bonds between two bonded atoms. और bonded कौन से? प्रॉपरली अगर हम लिखें, between two covalently bonded atoms. Clear? For example, if I will say H और Cl, बेटा there is a single covalent bond, तो bond order आपका 1 होगा. If I say O double bond O, in this case the bond order is 2. And if I will say N triple bond N, then here the bond order is 3. So it is clearly visible कि जो bond order है वो आपका number of covalent bond है between the two bonded atoms. Now the next thing is calculation of bond order in molecules showing resonance. अगर बेटा आपके मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस शो करते हैं, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर? सो इसके लिए देखिए, आई विल गिव यू, वी आर हैविंग द फॉर्मूला. Bond order is equal to total number of covalent bonds between two bonded atoms in all resonating structures divided by total number of resonating structures. सो ये आपको ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड आपको चूज करना है, उसके जितने भी बॉन्ड हैं सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, दैट यू हैव टू ऐड, एंड दी शुड बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो लेट अस कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इन एनी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ओजोन. अगर हम ओजोन का एग्जांपल लें, सो ओजोन में दिस इज द स्ट्रक्चर, वन इज डबल बॉन्ड, अनदर वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज द लोन पेयर. नाउ द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज O. दिस साइड नाउ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑन द अदर साइड वी आर हैविंग द डबल बॉन्ड एंड दिस इज द लोन पेयर. सो इन ओजोन वी आर हैविंग टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो बेटा कोई भी एक बॉन्ड सेलेक्ट कीजिए, सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया. क्लियर? नाउ बॉन्ड ऑर्डर इज, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल. ध्यान कीजिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है
the coordinate bond is considered to be as single covalent bond, that you have to remember. So यहाँ पे total number of bonds 2 + 1 3 and number of resonating structure are 2, therefore the bond order is 1.5. So bond order is very clear, it is simply the number of covalent bonds. और अगर आपका मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है तो ये फॉर्मूला है, अगर रेजोनेंस शो नहीं करता तो डायरेक्टली विजिबल है कि भाई ए सिंगल बॉन्ड ए, देन द बॉन्ड ऑर्डर इज 1, ए डबल बॉन्ड ए, इन दिस केस बॉन्ड ऑर्डर इज 2, and A triple bond A, in this case the bond order is 3. So student, this is about the property, that is the bond order. Now we will shift to the second parameter, that is bond angle. Second parameter is bond angle. Now what is bond angle? Just see out. We can note it as B dot A. बेटा अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर लो, जैसे ये मीथेन है, जस्ट आई विल टेक, और या दिस इज मीथेन, दिस इज नाउ, और आई विल टेक वन मोर स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड. सो बेटा ये जो लाइन्स है आपकी, दीज लाइन्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दीज लाइन्स दे विल इंडिकेट कोवलेंट बॉन्ड्स. सो इन लाइंस के बीच का अगर हम एवरेज एंगल लेके चलते हैं, एवरेज मतलब आप इसको मान लीजिए दिस इज बॉन्ड एंगल 1, या इसको दिस इज इस पर्टिकुलर बॉन्ड का एंगल A2, दिस इज बॉन्ड एंगल 3, दिस इज बॉन्ड एंगल 4. सो अगर आप इनका एवरेज लेके चलोगे, बॉन्ड एंगल एवरेज मीन्स BA1 प्लस BA2 प्लस BA3 प्लस BA4 डिवाइडेड बाई 4. सो सभी बॉन्ड्स बिटवीन सभी बॉन्ड एंगल बिटवीन द लाइंस, उनका अगर आप एवरेज लोगे तो वो एवरेज क्या आएगा आपका बॉन्ड एंगल. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लेके चले, सो इस बॉन्ड एंगल को मैं क्या कहूँगा, दिस इज बॉन्ड एंगल 1 और बेटा दिस इज बॉन्ड एंगल 2. सो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कैसे आएगा, BA1 प्लस BA2 डिवाइड बाई 2. सो ये ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल क्या है कि जो आप बॉन्ड बनाते हो ड्यूरिंग एनी कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन, सो बॉन्ड को हम लाइन से इंडिकेट करते हैं, तो उन लाइंस के बीच का एवरेज एंगल, या हम ये भी कह सकते हैं बॉन्ड्स के बीच का एवरेज एंगल. सो डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल की, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, इट इज सिंपली द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, बट कैसा एंगल, एवरेज एंगल, ये आपको ध्यान रखना है. बॉन्ड एंगल इज द एवरेज एंगल between the lines showing covalent bonds between bonded atoms. Clear? Now student, we have to study the factors affecting the bond angle. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स में जो नंबर 1 फैक्टर आएगा, दैट इज आई विल से शेप ऑफ मॉलिक्यूल. चलिए, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हम पर्टिकुलरली डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग द लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल. So linear is all of you like that A, this is linear. So यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो 180 डिग्री. एग्जाम्पल इज BeCl2, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. वी कैन गिव इट BeH2, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. वी विल गिव C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. नाउ ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज लाइक दैट A, B, B और B. Now this angle is 120 डिग्री. So यहाँ पर अगर आप लो BH3, the bond angle is 120 डिग्री. Similarly we can take BCl3, we can take BF3. Now tetrahedral, this is the way A, B, B, B and B.
Now this is 109 degree 28 minutes. So example I can give it to you, methane, just like that, CH, CH, H and H. So this angle is 109 degree 28 minutes. We are having example just like CH4 I have discussed, CCl4, SiCl4. So ये आपको ध्यान रखना कि पर्टिकुलर ये 3 अगर आपकी शेप्स हैं, और ध्यान रखना यहाँ पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, शेप मैंने क्यों लिखा, शेप मीन्स देयर मस्ट बी नो लोन पेयर्स। इस पॉइंट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस फैक्टर को कब लगाओगे, जब आपके पास लोन पेयर नहीं होंगे। ठीक है, सो ये एंगल आपको लर्न करने हैं, लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर और टेट्राहेड्रल। नाउ क्वेश्चंस बेटा हम साथ के साथ स्टडी करेंगे। सो लीनियर में जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, ट्रायगोनल प्लेनर 120 डिग्री, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट्स। सो कई बार एग्जामिनर आता है, क्वेश्चन देता है कि अरेंज दिस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है तो कैसे करोगे? सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है बेटा? टेट्राहेड्रल। देन वी आर हैविंग ट्रायगोनल, प्लेनर एंड इन द लास्ट लीनियर। सो ये फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड में अगर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे दिया कि CCl4 लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, ठीक है ना, एंड थर्ड ही विल गिव यू BCl3, तो जस्ट सी देयर शेप्स। CCl4 की जो शेप होगी दैट इज टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो सबसे कम किसका है बेटा? आई विल राइट CCl4 109 डिग्री, देन BCl3 एंड देन आई विल गिव इट टू यू कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ तो वो पूछ सकता है विच इज द मोर बॉन्ड एंगल, और ही विल से कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। तो ये बेटा पहला फैक्टर हमने स्टडी किया, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। फैक्टर मैं राइट साइड में भी मेंशन करूंगा सो दैट हमें पता हो कौन कौन से फैक्टर हैं। सो यहाँ पर बॉन्ड एंगल में जो फैक्टर्स हैं, सबसे फर्स्ट फैक्टर इज शेप। सो आफ्टर द शेप the second factor that we will discuss is repulsion between the electron pairs। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शंस। यू नो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं बेटा, दीज आर लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। सो जो एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन अगर मैं कह के चलूं, द एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन, ये सबसे ज़्यादा होता है बिटवीन द लोन पेयर एंड लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स के बीच में। देन थोड़ा सा कम होगा बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम और लीस्ट होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। सो ये आपको लर्न करना है। ये वैसे भी हमने स्टडी किया था VSEPR थ्योरी में, और रीज़न भी वहीं पर हम स्टडी कर चुके थे। मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि इसका जो रीज़न है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन VSEPR थ्योरी। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले मैं आपको दे रहा हूं बेटा मीथेन, और बेटा सेकंड मैंने आपको दिया अमोनिया। दिस इज नाउ। अब इन दोनों में आपको बताना है कि बॉन्ड एंगल विच हैज मोर बॉन्ड एंगल और विच हैज लेस। तो ये शेप के बेसिस पर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा एक में लोन पेयर आ गया। गॉट इट? इसकी तो शेप पता है टेट्राहेड्रल, इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल आपको पता है, बट लोन पेयर आ गया तो पहले वाला फैक्टर हम अप्लाई नहीं करेंगे। शेप वाला फैक्टर यू हैव टू अप्लाई व्हेन देयर इज नो लोन पेयर। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब क्या होगा देखो बेटा, इसमें जो रिपल्शन है मीथेन में, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहाँ पर दिस इज बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब यहां पर जो है वो है आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब ये देखो बेटा किसका एक्सटेंट ज़्यादा है,
इसका एक्सटेंट ज़्यादा है, तो ये वाला रिपल्शन जो होगा नेग्लिजिबल होगा, इसको नहीं लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, इस रिपल्शन की वजह से ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, इस तरह से ये वाला बॉन्ड भी शिफ्ट होगा। सो व्हाट हैपन्स, ड्यू टू रिपल्शंस, कौन से, अमोनिया के केस में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मीथेन में जो रिपल्शंस हैं वो नेग्लिजिबल क्यों कहूँगा, क्योंकि आपने देखा इन दोनों में जो हैवी रिपल्शंस हैं वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं। तो जो सेम रिपल्शन है वो तो छोड़ भी सकते हो, बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी है, तो सेम रिपल्शंस को नहीं लेना, यू हैव टू सी द डिफरेंट। सो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है जो कि यहाँ पर नहीं है, और ये रिपल्शन जो है ये बॉन्ड पेयर से हैवी रिपल्शन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज होगा। अब मीथेन में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट्स। और बेटा अगर अमोनिया की बात करें सो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ये है 107 डिग्री। क्लियर। सो अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो कम हुआ ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने ज़्यादा रिपल्शंस होंगे उतना आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल में बॉन्ड इस तरह से आएगा। अब ये मैंने कंपैरिजन आपको बताया किसके बीच में, मीथेन और अमोनिया के बीच में फर्स्ट। और एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, मैं लिख भी देता हूं, इफ मोर आर रिपल्शंस लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल, उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। और वी कैन से रिपल्शंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब और एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं बेटा अमोनिया, हम लिख भी देते हैं, हमने अभी कौन सा स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था मीथेन वर्सेस अमोनिया, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा था, मीथेन का। क्लियर। सेकेंड हम स्टडी करते हैं अमोनिया वर्सेस वाटर। नाउ सी, क्या हम पहले वाला फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, शेप वाला, हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है। सो देखिए अमोनिया में जो है आपके रिपल्शंस वो कौन से हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। बट अगर आप वाटर में जाओगे तो वी आर हैविंग लोन पेयर एज वेल एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो रिपल्शन ज़्यादा किस में है, यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, दैट इज़ 104.5 डिग्री, और अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री। सो देखिए यहाँ पर क्या है, अमोनिया और वाटर के केस में, अमोनिया में सिर्फ आपके कौन से हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। देखो बॉन्ड पेयर तो दोनों में है तो उसको हम लेके नहीं चल रहे, यहाँ पर लोन पेयर प्लस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो आपको पता है सबसे हैवी रिपल्शन लोन पेयर के बीच में होता है। तो यहाँ पर वाटर में क्या है, देयर आर मोर रिपल्शंस, रिपल्शन ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो सेकंड केस हमने किया जब हमने कंपेयर किया अमोनिया और वाटर को, तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, वाटर का कम है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अरेंजमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, सी दिस वेरी केयरफुली। ये बेटा क्वेश्चन हम साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक में अगर साथ के साथ डिस्कस हो जाए दैट विल बी बेटर, ठीक है। बाद में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रीजनरेट करना पड़ता है। सो मैं एग्जांपल यही दे के चल रहा हूँ आपको, मैंने आपको दिया मीथेन, फिर मैंने आपको दिया अमोनिया और फिर मैंने आपको दिया वाटर। अब मीथेन में अगर आप चलो तो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, टेट्राहेड्रल, यहाँ बॉन्ड एंगल मेरे को पता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अमोनिया में अगर हम स्टडी करते हैं सो अमोनिया में एक लोन पेयर आएगा और वाटर में वी आर हैविंग 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट आई एम राइटिंग, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, तो व्हाट होगा बेटा, रिपल्शंस
बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर भी इंक्रीज करेगा। कैसे? यहाँ पर सिर्फ कौन सा रिपल्शन है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। यहाँ पर आपके रिपल्शंस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर बेटा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। सो जैसे जैसे लोन पेयर का नंबर बढ़ता है रिपल्शन भी इंक्रीज होता है, रिपल्शन इंक्रीज होगा देयरफॉर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। सो ये ऑर्डर बॉन्ड एंगल के डिक्रीज का। बट हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया? अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा आपका? पहले आपका वाटर, फिर आपका अमोनिया और फिर बेटा मीथेन, ये ऑर्डर। सो ये हमने किया सेकेंड फैक्टर, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर? नाउ थर्ड फैक्टर जो हम करेंगे दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। थर्ड फैक्टर, जस्ट सी आउट, electronegativity of central atom। बेटा ऑल ऑफ यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज सिंपली द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं दो एग्जाम्पल्स, अमोनिया NH3 वर्सेस PH3 फॉस्फीन। बेटा अब अगर मैं आपसे कहूँ जस्ट आई विल से कि जस्ट सी आउट केयरफुली कि इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, तो क्या मैं शेप वाला फैक्टर लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, बिकॉज सॉरी इन बोथ द केसेस लोन पेयर आर देयर। फिर हम बात करें रिपल्शंस की, तो रिपल्शन भी दोनों में सेम है। देखिए इन बोथ द केसेस वी आर हैविंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, हेयर आल्सो वी आर हैविंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, दिस वन। सो दोनों में जब आप रिपल्शन को स्टडी करोगे वो भी क्या आएगा आपका? सेम आएगा। तो इस चीज़ को हटाइए यहाँ से, यानी सेकंड भी नहीं लगा। अब हमें जाना पड़ेगा फैक्टर नंबर थर्ड पे, एंड फैक्टर नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। आई विल राइट हियर फैक्टर नंबर 3 इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखिए अब तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वैसे तो ये पूरा कंप्लीट लेक्चर आई हैव अपलोडेड कि हाउ टू फाइंड आउट विच हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच हैज़ लेस, बट शॉर्टकट भी एक है हमारे पास। शॉर्टकट बड़ा बढ़िया है, जस्ट सी आउट RT, राइट टॉप। आपको दो एलिमेंट्स में से चूज करना है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उन दोनों में से जो पीरियोडिक टेबल में विच विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, और अगर एक ही ग्रुप में है तो जो अपर साइड में होगा, टॉप में होगा, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, दिस इज आई विल से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसकी वजह से क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, ये चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब ये जो आपके बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, इनके बीच में फिर क्या स्टार्ट होगा, रिपल्शंस, और रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ड्यू टू विच द बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक बार रीज़न लिखते हैं फिर से। देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसने जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं, ड्यू टू विच इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के हैं तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, दिस इज द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा और ये बॉन्ड पेयर इधर, ये बॉन्ड पेयर इधर, तो क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। सो व्हाट विल आई राइट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शंस, देन देयर आर रिपल्शंस बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स ड्यू टू विच द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो सीधा आपको करना है। अब अगर आपसे पूछा जाए, डायग्राम को हटाते हैं अब यहाँ से, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर नाउ, नोट भी कर देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, राइट, यहाँ पर भी कर देते हैं बॉन्ड एंगल।
कि आउट ऑफ अमोनिया एंड फॉस्फीन विच हैज़ मोर बॉन्ड एंगल। सो बेटा इसमें देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, देर आर मोर रिपल्शंस बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, देयरफॉर इट हैज़ मोर बॉन्ड एंगल। ये आपको ध्यान करना है। क्लियर। इसमें और भी एग्जांपल आते हैं, जैसे अगर आपसे डिस्कशन किया जाए रिगार्डिंग वाटर और H2S। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन हैज़ मोर रिपल्शंस बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, water has more repulsions between bond pairs, so it has more bond angle. सो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। सो ये फैक्टर नंबर थर्ड। नाउ द लास्ट फैक्टर, दैट इज अ फोर्थ फैक्टर। फैक्टर नंबर 4 इज स्टेरिक हिंड्रेंस। Factor number 4 is steric hindrance. So just see out the steric hindrance. If I will say कि आपको कंपेयर करना है PCl3 और PH3 में, सो ये देखिए सबसे पहले तो हम शेप वाला भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लोन पेयर है, रिपल्शन सेम होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम भी नहीं चल सकता, सेम है। अब सराउंडिंग एटम आपका डिफरेंट है। सराउंडिंग एटम में क्या होगा, देखो बेटा यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है, तो वी नो दैट साइज ऑफ क्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन। तो क्लोरीन का साइज अगर ज़्यादा होगा तो ये मान के चलिए ये ऐसे एटम्स होंगे बड़े बड़े क्लोरीन के एटम्स, और ये हाइड्रोजन के क्या होंगे आपके छोटे एटम्स, इस तरह से। क्लियर। सो एटम अगर बड़े होंगे तो उनके बीच में रिपल्शंस भी ज़्यादा होंगे। इट हैज़ मोर रिपल्शंस, इट हैज़ लेस रिपल्शंस। क्लियर। ड्यू टू मोर साइज ऑफ क्लोरीन, रिपल्शंस बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स आर मोर। रिपल्शन ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से बेटा ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। सो व्हाट विल आई से, द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो यहाँ पर हमने इसको स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नाम दिया, कभी भी कोई भी केमिस्ट्री में फैक्टर अगर बड़े साइज़ की वजह से आएगा उसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। ध्यान रखना, कोई भी प्रॉपर्टी इंड्यूसिव प्रॉपर्टी नहीं हम कह सकते, कोई भी आपको एक अलग सा वे मिला ड्यू टू बिग साइज, दैट इज सेड टू बी द स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस आप कह सकते हो इट इज सिंपली द एट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियर का एट्रीब्यूशन या चेंज ड्यू टू बिग साइज। सो यहां पर क्या होगा, देखिए ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होगा, विच हैज़ बिग साइज, जिसका साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पर साइज किसका बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, ये हाइड्रोजन स्मॉल साइज है। सो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ क्लोरीन व्हाट हैपन्स, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस द repulsions between bond pairs increases due to which bond angle increases। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके चलेंगे बॉन्ड एंगल के। सो अब क्वेश्चन अगर आए कि आउट ऑफ PCl3 एंड PH3 विच हैज़ मोर बॉन्ड एंगल, ये होगा। रीज़न आप क्या दोगे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर। इन PCl3, ठीक है ना, देयर आर मोर रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर। क्लियर। चलिए, सो बेटा ये हमने सारे फैक्टर स्टडी किए और इनके बेसिस पर आप दो तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हो कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। सेकेंडली इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना,
ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब मैं आपको जो दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको दिया, अगर आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आएंगे। दिस इज दिस वन, दिस वन। अब इनमें देखो आप बिल्कुल एवरीथिंग सेम आ रहा है। हम शेप का पॉइंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि लोन पेयर है, रिपल्शन सेम है, बट सब में डिफरेंस क्या है, सेंट्रल एटम अलग है। क्लियर? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम वाला पॉइंट लगेगा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। क्लियर? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। क्लियर? और आपको ये भी पता है जो बॉन्ड एंगल है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल NH3, उससे कम PH3, देन दिस इज। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। सो बेटा वी हैव कंप्लीटेड द 2 पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स। नाउ वी विल शिफ्ट टू द थर्ड बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज बॉन्ड लेंथ। इट इज रिटन एज BL। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है देखिए ध्यान से। ये 2 एटम्स के बीच में आपने कोवलेंट बॉन्ड ड्रॉ किया, ये फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस और ये सेकंड का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में हम बार बार कैलकुलेट करते हैं क्योंकि एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो एवरेज आपका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आएगा दैट इज सेड टू बी द बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, हम एवरेज क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि बेटा सपोज एक मॉलिक्यूल में थोड़ा बहुत डिफरेंट वैल्यू आ गया, दूसरे में कुछ और आ गया, ठीक है ना। सो हम एवरेज वैल्यू लेने से क्या होता है, एरर थोड़ा कम हो जाता है। जैसे मैंने बॉन्ड एंगल में भी व्हाट वी हैव टेकन द एवरेज, तो केमिस्ट्री में क्या है, जब भी आप एवरेज वैल्यू लोगे तो उससे एरर आपका डिक्रीज होता है। देयरफॉर हम मैक्सिमम केसेस में क्या लेके चलते हैं, एवरेज। सो ये क्या है, इट इज द एवरेज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो डिस्टेंस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज सेड टू बी द बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर अगर हम डिस्कस करें, साइज ऑफ एटम। देखिए, अब एक इस मॉलिक्यूल को लीजिए और एक मैं और ड्रॉ करता हूँ। दिस इज, ये मैंने एक सेकेंड मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, ठीक है, ये इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब आपको क्लियर पता है कि अगर मैं इसको मॉलिक्यूल A2 लूँ, इसको मॉलिक्यूल B2 लूँ, दिस इज द एटम A, दीज आर द एटम्स A एंड दीज आर द एटम्स B। तो पहली चीज़ जो क्या है, साइज ऑफ B इज ग्रेटर देन A। B एटम्स का साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, दे विल हैव मोर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा, देखिए ये दिस वन एंड दिस वन, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही क्या है आपका, बॉन्ड लेंथ है। सो साइज ऑफ B इज मोर देन A ड्यू टू विच B2 हैज़ मोर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस and hence more bond length।
तो ये ध्यान रखना, जो साइज ऑफ एटम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। पहले इसका रीजन स्टडी करते हैं, जस्ट सी आउट, इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। इफ मोर इज द साइज ऑफ एटम्स, अगर एटम का साइज ज़्यादा होगा देन मोर विल बी द internuclear distance and more will be the, what will I say, bond length। ठीक है, चलिए। सो अगर एग्जांपल लेके चले हम कि भाई HCl और HF में किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो बेटा क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन हैज़ मोर साइज, therefore the bond length of HCl is more than HF। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल कह लीजिए, क्वेश्चन कह लीजिए। सेकंड और डिस्कस करते हैं, अरेंज करते हैं हम, जस्ट सी आउट। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, आपको अरेंज करना है। सो आई विल गिव यू HF, HBr, HCl और HI फर्स्ट। सो यहाँ पर देखिए बेटा, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। तो जो साइज़ का ऑर्डर होगा, फ्लोरीन, उससे बड़ा साइज़ क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आएगा HF, देन HCl, देन HBr और HI। सिमिलरली अगर एक कंपाउंड और दिया जाए आपको, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपाउंड्स, H2O, H2S, H2SE, अब इसमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सेम है आपका, तो साइज़ की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन से बड़ा साइज सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम। सो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आएगा H2O, देन H2S, देन H2SC, देन H2TE। क्लियर? सो ये भी ध्यान रखना है कैसे अरेंज करना है। सो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है बॉन्ड लेंथ में, दैट फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम्स and it is directly proportional to bond length। clear? चलिए, so now we'll do the second factor that affect the bond length। second factor is multiplicity of the bond। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, बॉन्ड का मल्टीपल, मल्टीपल इन द सेंस सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल। क्लियर? तो मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए सपोज ये आपका इथेन में CC बॉन्ड है, इथेन, देन CH2 में ये डबल बॉन्ड, CH2 इथेन, और थर्ड अगर हम इसमें एग्जांपल लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताना है, तो क्या मैं साइज के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ? नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन सेम एटम है, कार्बन 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 कार्बन। सो क्या हो रहा है देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, जस्ट सी आउट। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, हेयर इट इज डबल बॉन्ड, हेयर ट्रिपल बॉन्ड। जैसे जैसे बॉन्ड का मल्टीपल बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी बिटवीन द बॉन्डेड एटम। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे थोड़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल बॉन्ड में होगी, उससे और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी, ट्रिपल बॉन्ड में। सो आई विल राइट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डेड एटम इंक्रीज करेगी। और बेटा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो एटम नज़दीक आएंगे,
नज़दीक आने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी. सो आई विल राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस ड्यू टू विच द बॉन्डेड एटम्स they will comes closer and hence the bond length decreases this way. तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे कम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सो इसमें ध्यान रखना है, जैसे आपकी बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन bonded atom increases and hence bond length decreases. So I will write जो आपका multiplicity है it is inversely proportional to bond length. So अगर आपको अरेंज करना हो इथेन, इथीन और इथाइन इन टर्म्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, सो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड, देन डबल, देन ट्रिपल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, सो दिस वी हैव डन द second factor, that is a multiplicity of the bond. Now the third and the important factor is repulsion between the bond pairs. इसको और बेटा थोड़ा ध्यान से करना. Third factor is repulsion between the bond pairs. Repulsions between the bond pairs. और we can say इसमें जो डिस्कस हम करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ डिस्कस करेंगे, that axial bonds are longer than equatorial bonds. सो बेटा जिन जिन मॉलिक्यूल्स में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड है वहाँ पर एक्सियल बॉन्ड आपने हमेशा बड़े बनाए थे. मैं आपको समझाता हूँ. जैसे अगर हम डिस्कस करें PCl5 में, PCl5 में ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, दिस इज, और ये बेटा एक्सियल बॉन्ड. सो ध्यान से देखिए, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ मैंने थोड़ी बढ़ा दी है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं SF6 में, दिस इज, ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और ये आपके एक्सियल. सो यहाँ पर भी देखिए मैंने किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा करी है, एक्सियल बॉन्ड की. तो इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ. अब मैं बताता हूँ कि ये जो आपका एक्सियल बॉन्ड है, ये वाला, इसको रिपल्शन कहाँ कहाँ से मिल रहा है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड. इस एक्सियल बॉन्ड को कौन रेपेल कर रहे हैं, इट इज रिपेल्ड बाई 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. और अगर इक्वेटोरियल बॉन्ड कोई भी एक ले लो आप, एनी वन इक्वेटोरियल बॉन्ड. चलो इस इक्वेटोरियल बॉन्ड की बात करते हैं. तो इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को कितने एक्सियल बॉन्ड रेपेल कर रहे हैं, 2. सो दिस इक्वेटोरियल बॉन्ड इज रेपेल्ड बाय 2 एक्सियल बॉन्ड्स. सो ज़्यादा रिपल्शन किसको मिल रहा है, एक्सियल बॉन्ड को ज़्यादा रिपल्शन मिलेगा. ठीक है, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ये जो बॉन्ड है ये जो एटम है दूर जाएगा, ड्यू टू विच बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. तो ध्यान रखना है कि एक्सियल बॉन्ड को रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा मिलती हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल. ये यहाँ पर भी है. ये आपका जो एक्सियल बॉन्ड है इसको कितने रेपेल करेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड 1 2 3 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड इसको रेपेल करेंगे. इट इज़ रेपेल्ड बाई 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. बट अगर आप इक्वेटोरियल बॉन्ड को कंसिडर करो तो उसको रेपेल 2 एक्सियल बॉन्ड करेंगे, रेपेल्ड बाई 2 एक्सियल बॉन्ड्स. सो ज़्यादा रिपल्शन किसको मिल रहा है, एक्सियल बॉन्ड. तो एक्सियल बॉन्ड क्योंकि उनको ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स मिलती है, देयरफॉर एटम्स दे विल मूव अपार्ट. ये एटम दूर जाएगा, ये वाला दूर जाएगा, और बॉन्ड लेंथ क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी. क्लियर? सो जस्ट सी आउट व्हाट रीजन आई विल राइट. Axial bonds experience more repulsive force. Axial bond experience more repulsive force than equatorial bonds.
than equatorial bonds. Therefore, what happens? The atoms involved in axial bonds moves apart, दूर जाएंगे बेटा, and hence the bond length increases. Clear to all of you? So इसमें कोई भी दे सकता है, वो आपको ये भी कह सकता है कि in PCl5, SF6, IF7, जहाँ जहाँ आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इन दीज वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. क्लियर? सो ये आपका फैक्टर नंबर 3, दैट इज रिपल्शंस बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड फैक्टर हमने स्टडी किया. सो अगर इसको कहा जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि जो ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई मेरे को रेपेल करेगा तो मैं दूर जाऊँगा, नज़दीक तो जाऊँगा नहीं. तो दूर जाने से क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा एंड ऑब्वियसली द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. सो बेटा ये हमने क्वेश्चंस किए रिगार्डिंग द, दैट इज़ द थर्ड फैक्टर ऑफ बॉन्ड लेंथ. और बॉन्ड लेंथ हमारा कंप्लीट हुआ. इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. नंबर 1 साइज, नंबर 2 मल्टीप्लिसिटी, नंबर 3 रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर. इसी ऑर्डर में काम करना है, यूँ नहीं कि पहले ये लगा दिया ये, वट एवर इट इज़. क्लियर? चलिए. सो दिस इज वी हैव डन द, यू कैन से थर्ड पैरामीटर बॉन्ड लेंथ. नाउ स्टूडेंट्स वी विल शिफ्ट टू द लास्ट पैरामीटर, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और इट इज आल्सो टर्म्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. फोर्थ एंड द लास्ट वन, बॉन्ड dissociation enthalpy. It is also said to be bond enthalpy. और बेटा आपको पता है एंथैल्पी और एनर्जी वर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सिर्फ डिफरेंस बता दूं, अगर आप एनर्जी को कांस्टेंट प्रेशर में एक्सपीरियंस करते हो, मेज़र करते हो, तो वो एंथैल्पी हो जाती है. जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आप इस टाइम पे जो एनर्जी कैलकुलेट करोगे वो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो एनर्जी वर्ड को किससे रिप्लेस कर देते हैं? एंथैल्पी से. बाकी एज फार एज मीनिंग इज कंसर्न, फिजिकल मीनिंग दोनों का सेम है. सो यहाँ पर हम इसको वी कैन राइट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड वी कैन आल्सो राइट इट एज बॉन्ड एनर्जी. अब देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, और इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं. क्यों बोलते हैं? आपने क्या लिया बेटा, सपोज ये कोई भी बॉन्ड है ए बी, इस बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है, तो ब्रेक द बॉन्ड मुझे बेटा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, सो दैट ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो और एटम दोबारा से किस फॉर्म में चले जाए? गैसियस फॉर्म में. सो जो एनर्जी मैंने सप्लाई करी, उस एनर्जी का नाम क्या है? दिस एनर्जी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. क्लियर? अब क्योंकि जब कोई बॉन्ड बनता है उस टाइम भी एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग में. मतलब अगर मैं कहूँ कि ए गैस प्लस बी गैस के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ए बी, तो सराउंडिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी हम उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. तो किसी बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ब्रेक करने में उतनी ही एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको मेज़र करने में प्रॉब्लम आती है. तो हम क्या करते हैं? बॉन्ड को ब्रेक करके देखते हैं, क्योंकि जो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने पर सप्लाई करनी पड़ेगी, सेम एनर्जी उस बॉन्ड के बनने पर रिलीज होती है. देयरफॉर दोनों का जो नाम है वो हम इकट्ठा ही लिखते हैं. अब डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of covalent bond into gaseous atoms में. As far as unit is concerned, kilojoule per mole, and we can also note it down joule per mole. Clear? चलिए, तो हमें स्टडी करना है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे और फिर अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. चलिए, सो फैक्टर्स का अगर डिस्कशन करें, जो फर्स्ट फैक्टर हम स्टडी करेंगे साइज ऑफ एटम.
सो जस्ट सी आउट फैक्टर नंबर 1, साइज ऑफ एटम। अब देखिए इसमें अगर मैं आपसे कहूँ भाई HF और HCl में किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, मीन्स आउट ऑफ देम किसको ब्रेक करने में हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर एक डिफरेंस है कि HF में और HCl में द साइज ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है। तो मैं अगर बॉन्ड को बनाऊं तो कुछ इस तरह का बॉन्ड बनेगा। ये आपका HF बॉन्ड बना बेटा, ठीक है। और अगर HCl को मैं कहूँगा तो आई विल से इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। ये आपका HCl, ये आपका बॉन्ड HCl। अब देखो क्लोरीन से बड़ा साइज फ्लोरीन का है। अगर साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में होता है। ये आपका शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम लिख लें इसको, दिस इज द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर साइज बड़ा है तो इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस भी क्या होगा, देखिए अब इधर से इसका साइज बड़ा है तो शेड पेयर का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस इतना हो गया। ध्यान से दें, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। तो अगर आपका साइज ज़्यादा होगा, क्लियर, इसको लिखते भी चलते हैं, इफ़ मोर इज द साइज ऑफ एटम्स, बॉन्डेड एटम्स ऑब्वियसली, अगर बॉन्डेड एटम का साइज ज़्यादा होगा देन मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। शेयर्ड पेयर और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, दिस इज मोर डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बेटा इस पर जो इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर लेस होगी। सो व्हाट विल आई राइट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर इज लेस। और अगर बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, देन व्हाट विल हैपन, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी आपकी, कम लगेगी। सो लेस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं आपसे कहूं कि अगर साइज बड़ा होगा तो साइज बड़ा होने से क्या होता है, आपका जो बॉन्ड है वो वीक पड़ जाएगा। इफ द साइज ऑफ एटम इज मोर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं समझाता हूं आपको। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। बॉन्ड बड़ा होने से क्या होगा, जो एटम्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस बॉन्ड पे दोनों एटम्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो बॉन्ड वीक होगा। वीक होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपको कम लगानी पड़ेगी। सो प्रॉपर अगर मैं लिखूँ, इफ़ मोर इज द साइज ऑफ एटम देन the bond becomes, you can say longer, bond बड़ा हो जाएगा, bond becomes weak and less energy is required to break the bond। तो जो साइज ऑफ एटम वाला फैक्टर बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का साइज ज़्यादा था तो आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो HF की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HF इज़ मोर देन HCl, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फैक्टर हमने किया है साइज ऑफ एटम, एटम का साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड बड़ा होगा तो एटम दूर जाएंगे, एटम्स दूर जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा और उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपको कम लगानी पड़ेगी। तो साइज ऑफ एटम को बेटा हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ले सकते हैं। अब इसमें अरेंज करने के लिए भी आ सकता है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, HCl, HBr, HF और HI। अब ये आपको एलिमेंट्स दे दिए, इनमें देखिए ध्यान से,
क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, इनको साइज में अरेंज करो। तो फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा, सबसे कम जो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा HI, उसके बाद बेटा HBr, फिर HCl, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HF की। सो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था, साइज ऑफ एटम। सेकेंड वी विल स्टडी बॉन्ड लेंथ। एक्चुअली ये दोनों फैक्टर ना इकट्ठे हैं, क्योंकि जब आप बॉन्ड लेंथ लगाते हो तो बॉन्ड लेंथ भी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, साइज ऑफ एटम से। सो सेकेंड फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ। सो बेटा अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, इफ द बॉन्ड लेंथ इज मोर, तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ड्यू टू विच उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो बॉन्ड बिकम्स वीक एंड लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ को भी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि HF और HCl, अगेन पहले वाला एग्जांपल, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज मोर देन HF। क्लियर? देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HF इज मोर देन HCl। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 2। नाउ द पॉइंट नंबर 3 इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, और थर्ड फैक्टर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स। सो देखिए बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है। जब आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे जाओगे, इट मीन्स मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो रही है। जब डबल से ट्रिपल पे जाओगे तो मल्टीप्लिसिटी और इंक्रीज होगी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस। मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, व्हाट हैपन्स, एटम्स के बीच में फोर्स बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। अब जैसे इससे ज़्यादा फोर्स इसमें, उससे ज़्यादा फोर्स इसमें, और अगर फोर्स इंक्रीज होगी तो व्हाट हैपन्स, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सो व्हाट विल आई से, द बॉन्ड बिकम्स स्ट्रोंगर, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड मोर एनर्जी is required to break the bond। सो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, एटम्स नज़दीक आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। दिस इज़ द ऑर्डर। तो नॉर्मली इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए, एक्सप्लेनेशन इज, इफ द मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज, bond becomes stronger and more energy is required to break the bond। तो multiplicity is directly proportional to bond dissociation enthalpy। Now the fourth factor that I will discuss, repulsion, fourth factor is I will discuss types of bond। So types of bond में बेटा all of you know that there are two type of bond, sigma bond and pi bond। फोर्थ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की अगर डिस्कशन किया जाए, सो हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सो ये मैंने अपने सिग्मा और पाई बॉन्ड वाले लेक्चर में समझाया था कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रोंगर, हेयर पाई बॉन्ड्स आर
वीकर। रीज़न वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था, फिर भी लिख देते हैं। हेयर देयर इज मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, हेयर देयर इज लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। तो सिग्मा बॉन्ड हैव मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, पाई बॉन्ड हैज़ लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर? अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। सो अगर इसको स्टडी किया जाए तो ध्यान रखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन पाई बॉन्ड। तो बेटा ये स्ट्रक्चर मैं लेके चलता हूँ, हम डिस्कस करते हैं HClO4 में। तो ये Cl, ये OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। सो यहाँ पर ये भी आपका OCl बॉन्ड है और ये भी आपका OCl बॉन्ड है। तो इन दोनों में से ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, और ये बॉन्ड है आपका सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिर्फ सिग्मा पाई की बात हो रही है, इस सिग्मा बॉन्ड की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इस पाई और इस सिग्मा में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ? सो विल से सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। सो दिस सिग्मा बॉन्ड हैज़ मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू दिस पाई बॉन्ड। सो ये ध्यान रखना है, सिर्फ सिग्मा और पाई का कंपैरिजन है, सिंगल डबल का नहीं है। सिंगल डबल को देखो तो इसकी ज़्यादा होगी, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस सिग्मा बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड तब भी वही कंसेप्ट है, या इस सिग्मा और इस पाई की तब भी वही कंसेप्ट है। यानी पूरे मॉलिक्यूल में बी क्लियर, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा पाई बॉन्ड से क्या होती है? ज़्यादा। तो स्टूडेंट, दिस वी हैव डिस्कस अ कंप्लीट टॉपिक दैट इज बॉन्ड पैरामीटर्स। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ से थ्योरी के चांसेस तो कम है, क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं either in the increasing order range करो or which has more particular, more or less bond parameter. So this is all about the lecture bond parameters, that's all.